तो संभल शाही मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उनकी पेशी के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, फिलहाल क्या खबर? अभी तक जो संभल हिंसा मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी मारी जा रही है, क्योंकि ये सदर है जामा मस्जिद के, सारी जिम्मेदारी उनकी ही है। और वहां पे जब सर्वे हो रहा था तो सिर्फ इन्हीं को जानकारी थी कि संभल में सर्वे करने के लिए पूरी टीम आ रही है। तो सवाल यही उठ खड़ा हो रहा था कि आखिर कैसे इतनी बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। और सूत्रों की माने तो कुछ मैसेजेस भी इनके मोबाइल से किए गए थे। तो उन तमाम चीजों को आधार बना करके पुलिस लगातार इन पर नजर बनाए हुई थी। और जब तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए तो आज सबसे पहले उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उनसे कई घंटे की पूछताछ की गई और उसके बाद अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या अभी पूरे आधार हैं, ये पुलिस ने नहीं बताया, क्योंकि थोड़ी ही देर में इनकी पेशी चंदौसी के कोर्ट में की जाएगी, जहां पुलिस अपने तमाम जो वजह है गिरफ्तारी की उन तमाम चीजों को जज के सामने रखेगी। अब देखना ये होता है कि क्या पुलिस रिमांड मांगती है या फिर सदर को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से रमजान महीने की शुरुआत होने के बाद सदर ने ही ये एप्लीकेशन लगाई थी कि जामा मस्जिद में रंग रोगन होना चाहिए, तो उसके बाद कोर्ट में मामला गया और उसके बाद रंग रोगन किया गया जामा मस्जिद का, और अब सदर को गिरफ्तार किया गया है। तो अपने आप में संभल के लिए, संभल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अब देखना ये होगा कि क्या इसमें और गिरफ्तारियां होती है, क्योंकि अभी तक कुल 79 आरोपियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया और ये अब 80वीं गिरफ्तारी और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी के लिए। और थोड़ी देर में जफर अली को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने उन्हें 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जफर अली के रिश्तेदार ने आरोप लगाया है कि कल उनकी न्यायिक आयोग के सामने पेशी होनी थी, जिसे रोकने के लिए आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि संभल में आज पूरी तरह से शांति है और पुलिस उनसे घर से 11:15 बजे लेके आई है। कल उन्होंने जो है न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने थे। पुलिस उसे रोकना चाहती है, मगर वो जो है अपनी पेशी के बयान से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कैसे रोकना चाहती है? अभी जब वो उन्हें गिरफ्तार करे तो कैसे कल वो जाएंगे वहाँ आयोग में? तो आयोग में भी हम ये लिख के देंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और चुनाव आयोग के समक्ष जो है वो जो है साक्ष्य नहीं हो देना चाहते। शुरू से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। और बड़ी खबर, औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की धमकी बेअसर। कब्र तोड़ने जा रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान ने चेतावनी दी थी। संगठन का अध्यक्ष बलराज अवारे हिरासत में लिया गया है। आज औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की चेतावनी दी थी। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर की हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़ने जा रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आज पुलिस कार्रवाई हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष बलराजे अवारे पाटिल को भी डिटेन किया गया। इससे पहले छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान ने औरंगजेब की कब्र तोड़ने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस एक्शन शुरू हुआ और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की। इससे पहले संभाजी नगर के खुलदाबाद में क्रूर बादशाह औरंगजेब की कब्र को लोहे की चादरों से कवर किया गया था। कार सेवा की चेतावनी और विवादों के बीच प्रशासन ने ये कदम उठाया था। कब्र के चारों ओर लोहे की चादरों से बाउंड्री तैयार की गई, ताकि कोई भी शख्स बिना इजाजत के इस स्थान पर एंट्री ना कर सके। लोहे की चादरों के ऊपर लोहे के तारों से घेराबंदी भी की गई। सुरक्षा कारणों से कांटेदार तार लगाए गए हैं। वहीं एएसआई के अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आज दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे का निरीक्षण किया। वीएचपी नेताओं का कहना है कि वो निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। सुरेंद्र गुप्ता मेरे साथ हैं, जो कि प्रांत मंत्री हैं। सुरेंद्र जी, आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद इस स्थान का निरीक्षण करना है। ये स्थान कितना बड़ा है, यहाँ निरीक्षण में क्या देखना चाह रहे हैं? वो तो सब एएसआई का प्रोटेक्टेड है, ये एएसआई के रिकॉर्ड में सब कुछ है, कितना एरिया में है, कब से है। हाँ, तो यहाँ वर्तमान की स्थिति क्या है, यहाँ गतिविधियाँ क्या क्या प्रदर्शित की गई हैं,
ठीक है, वो सारा कुछ हम देखना चाह रहे हैं और केवल एक इस स्थान का नहीं देखना चाह रहे, ऐसे जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब का हम देखना चाह रहे हैं। और आपने फहरिस्त में लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल सब है। हाँ, दिल्ली के जो भी हैं, दिल्ली के संदर्भ में जितने भी हैं सब हैं, और हम उन सभी स्थानों का मतलब हम जाएंगे उन सभी स्थानों पर, उन सब स्थानों का हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद क्या करेंगे? निरीक्षण के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि ऐसे स्थान जो आज किसी कारण से भी विवाद का कारण बन रहे हैं वो भविष्य में भी कभी। इससे पहले तो कोई विवाद नहीं था। नहीं, तो आप लोग अब इस विवाद को शुरू कर रहे हैं। आज से नागपुर में क्या वहाँ हिंसा हुई, दिल्ली में भी हो सकता है। आज से पहले तो नागपुर में भी विवाद नहीं था, है ना, लेकिन आप लोगों ने मुद्दा उठाया, उसके बाद वहाँ हिंसा हुई। आज से पहले तो चुपचाप हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो हिंदुओं के पिटने में भी कोई विवाद नहीं था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरएसएस ने कहा है कि सरकार अब सही दिशा में चल रही है, आगे क्या होगा वो देखेंगे। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुस्लिम आरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने औरंगजेब की कब्र विवाद पर भी जवाब देते हुए कहा कि औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को आदर्श मानने वालों को सोचना चाहिए। संघ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वक्फ के बारे में सरकार ने जो कमीशन बनाया है वो क्या लेके आएंगे देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, तो वक्फ के बारे में सरकार ने एक जॉइंट इसमें किया है। वो जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करते, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है, हम देखेंगे कि वो क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है, आगे सरकार क्या करती है वो देखेंगे। और उत्तराखंड में ईद पर गरीब मुसलमानों को मोदी धामी खाद्य किट बांटी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर घमासान मच गया है। यहाँ जो भी गरीब परिवार हैं उनको एक ईद किट उपलब्ध कराएं, और उस ईद किट का नाम हमने मोदी धामी किट रखा है। और हमारी ये कोशिश है कि वो जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, बेवा बहनें हैं, माताएं हैं जिनका कोई नहीं है, क्या उनको ईद 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ईद मनाने का अधिकार नहीं है? मोदी धामी किट नाम से इस पैकेट में 2 लीटर दूध, 2 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम चीनी और 1 पैकेट सेवई और सूखे मेवे शामिल होंगे। इन किट के अलावा तोहफे के तौर पर बच्चों को निःशुल्क कपड़े भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ये झुनझुना है, ये लॉलीपॉप है, इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और शादाब शम्स को लग रहा है कि एक निष्क्रिय और निकम्मा वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं, तो मैं भी तो कुछ करते हुए दिखाई पड़ूं। वहीं मुस्लिम संगठनों की भी मोदी धामी किट पर प्रतिक्रिया आई है। लैपटॉप दिया नहीं और मदरसे बंद करके कुरान छीन रहे हैं। दूसरी बात, गरीबों का मजाक उड़ाना चाहते हैं। क्या है उस किट में ऐसा, और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गरीब कौन है कि 2 किलो दूध में कोई ईद बनाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर जले नोटों की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई। तो अब इस मामले की जांच 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। वहीं जस्टिस वर्मा ने घर से रकम मिलने की बात को नकारा। तस्वीरें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिली रकम की है। अब जज कैश कांड में जले हुए नोटों का वीडियो सामने आया है। रकम का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जस्टिस वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए की रकम मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जले नोटों का वीडियो जारी किया तो सीजीआई ने तफ्तीश के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अब ये कमेटी जज कैश कांड की जांच करेगी। जांच समिति में 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम नहीं सौंपने का भी निर्देश दिया। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा जांच पूरी होने तक अब कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर नकदी को लेकर साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए गए जवाब में उन्होंने उनके सरकारी आवास में रकम मिलने की बात को नकारा है। कैश मिलने की घटना 14 मार्च रात 11:30 बजे की है। जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली आवास में आग लगने के बाद करोड़ों की रकम मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस ने नकदी मिलने के दावों से इंकार किया है। और जज कैश कांड में एक और खुलासा हुआ है। जस्टिस वर्मा के घर से आज भी नोट के टुकड़े मिले हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लेकिन
इस घटना के 8-9 दिन बीतने के बाद भी यहाँ से नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। विजय, जरा इस नोट को गौर से दिखाएं। इसी नोट को यहाँ से पाया गया है, जला हुआ है और दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ की राशि है जो कि उनके घर में बने स्टोर रूम से बरामद हुई है। लगातार इसको लेकर विवाद भी पैदा हुए और कई दिनों बाद भी इस तरह के नोटों को मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि इस मामले में जज साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जब ये घटना घटी तो अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश में थे, घर पर नहीं थे, और जहां ये नोट मिला है या जहां पर आग लगने की बात की गई थी, दरअसल वो उनके आवास का पिछला हिस्सा है जो कि स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर उनके जो स्टाफ है उनका आना जाना था, सीधे उनके घर से, आवास से या दफ्तर से उसका कोई जुड़ाव नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर इसको इनकार कर दिया है कि इस नोट का संबंध उनसे है। लेकिन जिस तरीके से नोट मिल रहे हैं उसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो है उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और दोनों पक्ष की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। वीडियो सहयोगी विजय मुंबई के साथ जितेंद्र भारती में भारतवर्ष, दिल्ली। और जस्टिस वर्मा के घर पिछले दिनों लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इसकी लपटें आज भी उठ रही हैं। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए। कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। झटका लगता देखने के बाद तो गंभीर तो है, पर जब तक पूरी जांच ना हो जाए संवैधानिक प्रक्रिया को अपना करके जब तक कुछ भी टिप्पणी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो आने वाले कुछ समय के बाद बिल्कुल सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है, इसमें राजनीतिक टिप्पणी कतई आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस तरह से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, जलते हुए नोट सबने देखा है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि न्यायपालिका की वर्तमान में स्थिति क्या है। मुझे लगता है कि इस पर त्वरित गति से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, जिससे जनता का न्यायपालिका पे भरोसा बना रहे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जातिवाद और नेताओं की राजनीति को लेकर बड़ा हमला किया है। गडकरी ने अमरावती में कार्यक्रम के संबोधन के दौरान यह बयान दिया। हे पुढारी निर्माण करतात जात, जनता जातीयवादी नाही आहे, पुढारी जातीयवादी आहे, ते आपल्या स्वार्थाकरता जात उभी करतात। कारण बॅकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कॉम्पिटिशन है, हु इज मोर बैकवर्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये वो बयान है जो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। हे पुढारी निर्माण करतात जात, जनता जातीयवादी नाही आहे, पुढारी जातीयवादी आहे, ते आपल्या स्वार्थाकरता जात उभी करतात। नितिन गडकरी अमरावती में डॉक्टर पंजाब राव उर्फ भाऊ साहेब देशमुख मेमोरियल अवार्ड समारोह में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राजनीति को फिर से परिभाषित किए जाने का आह्वान किया। हे पुढारी निर्माण करतात जात, जनता जातीयवादी नाही आहे, पुढारी जातीयवादी आहे, ते आपल्या स्वार्थाकरता जात उभी करतात। कारण बॅकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कॉम्पिटिशन है, हु इज मोर बैकवर्ड। गडकरी ने कहा कि सामाजिक असमानता को खत्म करने की आवश्यकता है, जातिगत भेदभाव को खत्म होना चाहिए और इसकी प्रक्रिया स्वयं से शुरू होनी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने लालकृष्ण आडवाणी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आडवाणी की तुलना शाहजहां से की है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि बीजेपी के नेता आडवाणी जी का आदर करते हैं, सरकार उनका ख्याल रखती है। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बाप को शाहजहां को कैद किया था, उस तरह से आज आडवाणी भी कैद है, तो उनकी भी चिंता करिए। लालकृष्ण आडवाणी जी संभवतः इस समय देश के वयोवृद्ध नेता हैं। 95 से ज्यादा उनकी उम्र हो सकती है, मुझे ऐसा अंदाज है। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको गढ़ने वाले, रचने वाले आडवाणी जी, और ऐसे आडवाणी जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के तमाम हिंदू संगठनों और हिंदू विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों के मन में एक जबरदस्त सम्मान है, आदर। और वही आदर हर साल 8 नवंबर को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो किसी कैद में नहीं है। एक दूसरा, उनका पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और केंद्र सरकार करता है।
तीसरा, उनके लिए एक अगाध प्रेम और श्रद्धा है बीजेपी के लोगों के बीच और आज की सरकार में बैठे लोगों के बीच। और फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद सियासत गर्म है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस मसले को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने वहां पे एफआईआर दाखिल किया कि जो रिया चक्रवर्ती जो थी, वो रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए का गबन किया। उसके लिए उन्होंने सुशांत सिंह के पिताजी ने एफआईआर दाखिल किया। उसकी सीबीआई इंक्वायरी हुई। वो इंक्वायरी में दो चीज सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने की हत्या नहीं, आत्महत्या ही थी, नंबर 1। और रिया चक्रवर्ती जो फिल्म अभिनेत्री थी, उसने 15 करोड़ का गबन नहीं किया। बहुत सारे साक्ष्यों को नष्ट भी कर दिया गया होगा। मैंने कभी लेकिन नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। ये स्टेटमेंट मेरा कहीं अखबार में, मीडिया में आप नहीं देखेंगे। मैंने सिर्फ यही कहा यह संदिग्ध मृत्यु है और इसकी गहराई से जांच कर दे। मुंबई पुलिस इस केस को अच्छे से हैंडल करती, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती। पंजाब के विवादित ईसाई पादरी बजिंदर सिंह की एक सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने ऑफिस में महिलाओं और कर्मचारियों की पिटाई करता नजर आ रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो पिछले महीने का बताया जा रहा है और अब सामने आया है। इन फुटेज में देखा जा सकता है कि विवादित ईसाई पादरी बजिंदर सिंह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा है और अचानक आपा खो बैठता है। पहले वह एक शख्स को मोबाइल फेंक कर मारता है और फिर गुस्से से तमतमाकर कुर्सी से उठ जाता है। वह उस कर्मचारी की ओर दौड़ता है, लेकिन इसी बीच एक बैग से उस पर हमला करता है। वह कर्मचारी को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारता है। यही नहीं, वो सामने बैठी महिलाओं से भी गुस्से में बात करता दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि उसने एक महिला को पहले एक कॉपी फेंक कर मारी तो महिला भी गुस्से से उठ खड़ी हुई। दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस भी होती है। इस बीच बजिंदर सिंह उस महिला को थप्पड़ मारता है। ये महिला अपने बच्चे को लेकर आई थी। वीडियो में आगे तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। मौके पर मौजूद लोग दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पादरी और महिला के बीच तीखी नोकझोंक चलती रहती है। बजिंदर सिंह पर पंजाब के कई शहरों में एफआईआर दर्ज है। उस पर पहले से ही यौन उत्पीड़न का मामला चल रहा है। पिछले हफ्ते ही वो 2018 के एक यौन उत्पीड़न यानी रेप के मामले के 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली के एक कोर्ट में पेश हुआ था। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद घाटी की तस्वीर बदल रही है। 10 सालों में आतंकवाद में काफी कमी आई है। राज्य में 40,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सब कुछ बदल रहा है। आतंकवाद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ना ही घाटी में अब पत्थरबाजी हो रही है। कश्मीर में रोजगार भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में काफी कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच आतंकवाद से संबंधित 7,217 घटनाएं हुई, जबकि 2014 से 2024 तक ये संख्या घटकर 2,242 हो गई है। 2010 से 2014 के बीच हर साल औसतन 2,654 पत्थरबाजी की घटनाएं होती थीं, लेकिन 2024 में एक भी घटना नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में मौत की दरों में भी काफी कमी आई है। नागरिकों की मौतों में 81% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहतों में 50% की कमी आई है और कुल मौतों में 70% की कमी आई है। जम्मू और कश्मीर में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 2019 से 2024 के बीच में इस क्षेत्र में 40,000 सरकारी नौकरियां, 1,51,000 स्वरोजगार के अवसर और कौशल क्लबों की स्थापना की गई।